गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें अपने कर रहे थे कि न्यूमेरिकल करे थे, लास्ट क्लास में नेक्स्ट इक्वेशन करी थी। अब नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट करेंगे। अब बात करते हैं कि साम्यावस्था के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी। कौन से? इक्विलिब्रियम के लिए नेक्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है कि जैसे जैसे अपने सेल को खर्चते जाते हैं, बैटरी में मैंने सेल लगा दिया तो टाइम टू टाइम क्या होगा, सेल क्या खत्म होने लगेगा ना। तो ऐसे ही अपने कुछ बातें लिखते हैं कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल में समय के साथ साथ एनोड तथा कैथोड की, एनोड तथा कैथोड की सांद्रताओं में परिवर्तन आता है। परिवर्तन आता है, ठीक है। यानी सांद्रताएं कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो सांद्रताएं क्या होती है, समय के साथ साथ बदलती रहती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, सेल विभव का मान भी धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। जिससे सेल विभव का मान, जिससे सेल विभव का मान कम होने लगता है, होने लगता है। और लास्ट में जाके सेल विभव क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है। तथा अंत में सेल विभव का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यानी शून्य कब होगा, जब समस्त सेल अभिक्रियाएं रुक जाती है। क्लियर? जब समस्त सेल अभिक्रिया रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्लियर? अब साम्यावस्था के लिए सेल समीकरण निकाल लेंगे। अंतः समस्त सेल अभिक्रियाएं रुक जाती है, इसे क्या बोलते हैं? साम्यावस्था बोलते हैं। इसे साम्यावस्था वो कहते हैं, अवस्था कहते हैं। तो साम्यावस्था पर क्या होती है, एनोड की सांद्रता और कैथोड की सांद्रता क्या हो जाती है, बराबर। तब क्या होती है, समस्त सेल अभिक्रियाएं रुक जाती है, प्लस का एक माइनस का एक जीरो हो जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं, सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि अपने लिख देते हैं साम्यावस्था पर। साम्यावस्था पर क्या होगा, जो अपने पास ई सेल था वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, ये क्या हो जाएगी, बराबर। जिसे कि बोलते हैं साम्यावस्था स्थिरांक से दिखा देते हैं, केसी से। क्लियर? समीकरण अपने पास क्या थी, याद हो तो आपको, ई सेल बराबर में ई नोड सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड, ठीक है। ये समीकरण मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। क्लियर? इस समीकरण में मैं क्या करता हूं भाई, ई सेल का और कैथोड का मान रख देता हूं। क्लियर? तो मैं इसकी वैल्यू रखता हूं, तो देख लेते हैं क्या आता है अपने पास। ई सेल अपने पास जीरो, ई नोड सेल माइनस 0.059 बाय एन
लॉग, ये रह जाएगा Kc। क्लियर, ये क्या रह जाएगा Kc। अब क्या करते हैं, ई नोड सेल को अपने ले जाएंगे उधर की तरफ। क्लियर, क्या ले जाएंगे, उधर की तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या होगा, ई नोड सेल, सेल बराबर में 0.059 n लॉग Kc। ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो माइनस है माइनस कर जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में आता है, और बोर्ड में किस नाम से आता है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है सेल के मानक विभव और समय स्थिरांक में संबंध लिखें। इंपॉर्टेंट डाल देता हूं और क्वेश्चन भी लिख देता हूं। सेल के, क्वेश्चन अपने पास ये है, सेल के मानक विभव तथा साम्य स्थिरांक में संबंध लिखो। में संबंध लिखो। ये क्वेश्चन काफी आता है, बोर्ड में पूछा जाता है, और काफी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा अपने को माथापच्ची करने की इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर, तो देखो आसान था है, और क्वेश्चन मैंने डाल देता हूं यहाँ बोर्ड के हिसाब से, BOARD बोर्ड। क्लियर, ये पहला टॉपिक आपके कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वो भी बहुत इजी है, और वो अपने नेक्स्ट समीकरण से संबंधित है, वो है गिब्स ऊर्जा। क्या है, गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा। अच्छा, आप गिब्स ऊर्जा के बारे में क्या जानते हो, कोई बताना चाहेगा? तो गिब्स ऊर्जा देखते हैं कि अब क्या होता है कि किसी विद्युत रासायनिक सेल, अपने पास कोई भी सेल है, विद्युत रासायनिक सेल, डेनियल ले लो। क्लियर, डेनियल सेल में क्या एनोड और कैथोड होता है। एनोड और कैथोड पर ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया अपने आप होती है। ऐसा तो नहीं आपने बटन दबाया चालू हुआ, नहीं, एनोड कैथोड की अभिक्रियाएं अपने आप होती है। तो मैं लिख देता हूं, किसी विद्युत रासायनिक सेल में, किसी विद्युत रासायनिक सेल में एनोड तथा कैथोड पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रियाएं स्वतः होती है। अभिक्रियाएं स्वतः होती है। क्लियर, अगर अपने पास कोई भी विद्युत रासायनिक सेल है तो उसके अंदर क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, और उसके अंदर जो अभिक्रियाएं होती है, ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं, वो अपने आप होती है। क्लियर, अब इन अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा निकलती है, क्या बोलते हैं, इन अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या बोला जाता है कि गिब्स ऊर्जा। इन अभिक्रियाओं में निकलने वाली ऊर्जा गिब्स ऊर्जा कहलाती है। गिब्स ऊर्जा, जिसे डेल्टा जी से दर्शाते हैं। ऊर्जा कहलाती है। याद रखना, जो स्व परिवर्तित प्रक्रम होते हैं, जो विक्रिया अपने आप चलती है, सेल का चलना, ठीक है, जो विक्रिया उस पर आपका कोई जोर नहीं है, तो उन विक्रियाओं में क्या होता है कि जो ऊर्जा निकलती है उन्हें बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। क्या बोला जाता है उसे, गिब्स ऊर्जा, जिसे किससे दिखाते हैं, डेल्टा जी से दिखाते हैं। क्लियर, और ये क्या, रासायनिक ऊर्जा का ही रूप है। क्लियर, और इसी रासायनिक ऊर्जा को सेल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यह रासायनिक ऊर्जा का ही रूप है, ऊर्जा का ही रूप है
और इसी ऊर्जा को विद्युत रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ गए बात? विद्युत ऊर्जा E। क्लियर? तो आपको याद रखना है स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में ऊर्जा निकलने वाली ऊर्जा अपने पास क्या कहलाती है? वो कहलाती है अपने पास गिब्स ऊर्जा। और यही ऊर्जा किसमें आगे जाके परिवर्तित हो जाती है? वो परिवर्तित हो जाती है अपने पास विद्युत ऊर्जा में। क्लियर? अंततः क्या होता है कि स्वतः परिवर्तित प्रक्रमों के लिए जो डेल्टा जी का मान होता है ऋणात्मक होना चाहिए। डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। वही सेल संभव है जिसके लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। क्लियर? सिंपल सी बात है। तो लिख देते हैं अंतः स्वतः परिवर्तित प्रक्रमों के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। यानी डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो वही प्रक्रम संभव होगा। क्लियर? ऋणात्मक होना चाहिए, वही प्रक्रम संभव है जिसके लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अपने पास क्या है? देखो, नोट है एक। नोट में अपने को लिखना क्या है? नोट डाल देते हैं अपने पास। इंपॉर्टेंट नोट है। इसमें क्या बहुत ही छोटे से क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन आता है जो मैं करवाऊंगा। ठीक है? कई बार घुमा के भी दे देता है पर कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है? कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी लाइन लिख देंगे कि जिन धातुओं के विभव हाइड्रोजन से कम होते हैं, जिन धातुओं के विभव हाइड्रोजन कितना है? 0 वोल्ट। जिन धातुओं के विभव हाइड्रोजन से कम होते हैं वो क्या करते हैं? अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन से कम कौन होगा? बताओ। जिंक है। ठीक है? वो सारी धातुएं, जैसे जिंक है, जिंक इसने अम्लों के साथ अभिक्रिया करी 2HCl, तो क्या निकला? ZnCl2 बना और कौन सी गैस मुक्त होगी? H2 मुक्त होगी। क्लियर? सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ले लेते हैं मैग्नीशियम। क्लियर? प्लस इस बार एसिड अलग लेते हैं, H2SO4 अम्ल है ना, ये अम्ल है और ये भी क्या अपने पास? अम्ल है। तो विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और गैस कौन सी निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। सिंपल है, देख लो, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ये अपने पास धातु, इसका क्या होता है?
0.76, इसका -1.76 वोल्ट। क्लियर है? तो इसी में आगे बढ़ते हैं कि अगला नोट है वो भी इसी का, फिर फर्स्ट पॉइंट डाल देते हैं। दूसरा ये, किसी कम विभव वाली धातु को, देखो कम विभव वाली धातु, ठीक है, धातु को अधिक विभव वाली धातु के विलयन में नहीं रखते हैं, अधिक विभव वाली धातु के विलयन में नहीं रखते हैं। क्लियर? क्योंकि रिडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा आयनों का प्रतिस्थापन हो जाता है और विलयन का संगठन बदल जाता है। संगठन बदल जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने पास, ठीक है। जिंक है, कितना है, -0.76 वोल्ट, ठीक है। और कॉपर है अपने पास, कितना है, +0.34 वोल्ट। अपने पास दो धातु अपने पास, ठीक है, जिंक और कॉपर। अपने जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर रखते हैं, ये अपने पास, ठीक है, ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट भरा है ब्लू कलर का, ठीक है। कौन सा भरा है बच्चों? कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट। यानी ये जो विलयन है, कौन सी धातु का विलयन है? अधिक विभव वाली धातु का विलयन है। इसके अंदर मैंने क्या किया, जिंक की छड़ डाल दी। किसकी? जिंक की छड़ डाल दी। ये जिंक की छड़ है, ठीक है, जिंक छड़। तो क्या होगा कि अगर मैं कम विभव वाली धातु की छड़ को अधिक विभव वाले धातु के विलयन में डालता हूं, तो क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट के जो आयन हैं वो जिंक सल्फेट के आयनों से क्या होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और इसके ऊपर एक जिंक सल्फाइड की क्या है, कॉपर की क्या लेयर जम जाती है, कॉपर की परत जमा हो जाती है। क्लियर? और इस तरह से क्या है, मिश्रण का संगठन बदल जाता है। क्लियर? इसका जो ब्लू कलर होता है विलयन का, वो उड़ जाता है। क्लियर? सिंपल। तो मैं लिख देता हूं एक लाइन कि यदि जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो Zn+2 आयनों द्वारा Cu+2 आयनों का प्रतिस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है, जिससे विलयन का संगठन
बदल जाता है। आसान है बच्चों। तो ये 2 पॉइंट थे नोट में लिखाने, आपको इंपॉर्टेंट थे। अब करेंगे अपने विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, और इसके पॉइंट पढ़ेंगे। क्लियर? अपने पास कौन सा सेल है? विद्युत अपघटनी सेल। तो ये पहले इसके अंदर आता है, विद्युत अपघटन में आता है, ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल। पहले जो पढ़ा था अपने पास कौन सा था? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल अपने पूरा कर दिया कंप्लीट। उसके अंदर डैनियल सेल पढ़ा था, फिर मानक सेल विभव पढ़ा था। क्लियर? और फिर नस्ट समीकरण करी थी, उसके न्यूमेरिकल करे थे, और ये 1-2 पीछे वाले पॉइंट करे थे। अब आता है विद्युत अपघटनी सेल। जिसको डैनियल सेल समझ में आ जाता है उसके लिए विद्युत अपघटनी सेल बहुत ही ईजी है। क्लियर? तो विद्युत अपघटनी सेल पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है? ये अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे बोलते हैं विद्युत ऊर्जा, क्या बोला जाता है बच्चों? विद्युत ऊर्जा को किस में बदल जाता है? केमिकल एनर्जी। यानी वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या बोला जाता है? विद्युत अपघटनी सेल। तो लिख देते हैं, वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, क्या कहलाता है? विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। सेल कहलाता है। सिंपल। अब विद्युत अपघटनी सेल में एक ही आता है, ये भी, उसका नाम भी विद्युत अपघटनी सेल है। क्लियर? अब पढ़ लेते हैं इसके अंदर करना क्या क्या है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट पेज से करते हैं। इसमें क्या होता है? एक सेल लिया जाता है अपने पास, इधर बना देता हूं डायग्राम में, आसान रहेगा, ठीक है। सेल अपने पास, ठीक है, थोड़ा ये अपने पास कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड अपने पास। कितने इलेक्ट्रोड है बच्चों? 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इसमें मैंने सॉल्यूशन भर दिया कोई भी। NaCl का सॉल्यूशन मान लो, ठीक है। किसका सॉल्यूशन है? NaCl। इसमें मैंने NaCl का विलयन भरा, NaCl। इसके अंदर आयन के कौन से होंगे? Na+ होगा और Cl- होगा। क्लियर? इसमें मैं क्या लगाता हूँ? 2 इलेक्ट्रोड लगाता हूँ, 2 छड़ लगाता हूँ, एक, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एनोड। आपको ट्रिक बताई हुई है, एनोड। और एक छड़ लगाता हूं जिसको नाम दे देता हूं मैं कैथोड। क्या नाम देता हूं? कैथोड। कैथोड, ठीक है। इन्हें मैं एक बैटरी से जोड़ देता हूं जो दिष्ट धारा स्रोत होता है, बड़े वाला प्लस, छोटे वाला माइनस। क्लियर? ये अपने पास कौन सा बन गया? सेल बन गया विद्युत अपघटनी सेल। कौन सा बच्चों? विद्युत अपघटनी सेल। बस सिंपल। तो ये अपने पास एक सेल तैयार है। तो इसमें इसकी बनावट में देख सकते हैं अपने, बनावट में क्या देखेंगे? देख लो। बनावट में क्या है कि विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि जो अपने पास 2 धातु की छड़ें होती है, ठीक है, उसे बाह्य दिष्ट धारा स्रोत, ये एक दिष्ट धारा डीसी है, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूं, इस सेल में 2 धातु की छड़ें
विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोकर बाह्य दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। बाह्य दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। क्लियर? अब एनोड पे चार्ज कौन सा होता है? इसमें पॉजिटिव होता है। आप कहोगे सर इसमें तो पॉजिटिव कैसे? याद रखना डेनियल सेल में नेगेटिव होता है, बाकी सब में पॉजिटिव होता है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जो छड़, ठीक है, धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी होती है, टर्मिनल से जुड़ी होती है, उसे एनोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड। एनोड कहते हैं। आसान है, याद रह जाएगा। यानी जो छड़ अपने पास धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी होती है उसे अपने क्या बोलते हैं? एनोड। और जो ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी है उसे क्या बोला जाता है अपने पास? कैथोड बोला जाता है। क्लियर? अब विलयन में जब अपने धारा प्रवाहित करते हैं, अब क्या किया मैंने? बना दिया। अब जैसे ही मैं इसमें करंट फ्लो करूंगा तो प्लस वाले कहाँ जाएंगे? माइनस की तरफ। माइनस कौन सा है? ये वाला। प्लस वाले जाएंगे माइनस की तरफ, ठीक है, और माइनस वाले कहाँ जाएंगे? प्लस की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ, ठीक है, प्लस की तरफ इधर जाएंगे, ठीक है। अलग कलर से बनाना ताकि आपको आसानी हो। हाँ, ये अपने पास ये इधर की तरफ जाएंगे, Cl इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक। तो इसमें लिखेंगे धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। गमन करते हैं यानी जो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ वो गति करते हैं। ये देखो Cl जाएगा प्लस वाले की तरफ, Na जाएगा माइनस वाले की तरफ, ठीक है। तो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करते हैं। याद रह जाएगी बात। अब ये आयन ऑक्सीकरण अपचन अभिक्रिया द्वारा निरावेशित होकर संबंधित रासायनिक उत्पाद देते हैं। क्लियर? लिख लेंगे या मैं लिखूं? लिख देते हैं। ये आयन ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के द्वारा निरावेशित होकर संबंधित उत्पाद देते हैं। तो अपने लिख देते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या होता है? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। आपको ट्रिक बताई है लॉन वाली, याद हो तो ठीक है। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा तो बताओ एनोड पर क्या होता है? एनोड पर अपने पास क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन जाएगा एनोड की तरफ, तो फिर क्या होगा ये देख लेते हैं। ये क्लोरीन कहाँ जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है। तो फिर इस अभिक्रिया को अपने बैलेंस कर लेते हैं फटाफट से। तो 2Cl माइनस, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? Cl2। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो होगा अदेसिन और इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर। क्लियर? अब बात करते हैं कैथोड पर।
कैथोड पर क्या होता है? अपचयन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, अपचयन होता है। अब अपने पास क्या है? सोडियम, Na+, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, क्या बन गया? 2Na। आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन एक भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं 2 याद रखने हैं, तो एक काट दो, बोले क्या दिक्कत है? एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगा? ठीक है, ये अपने पास क्या है? विद्युत अपघटनी सेल। बहुत ही आसान सेल है ये, इसे करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ताकि इससे सिंपल सेल भी नहीं माना जाता अपने पास। जिसको डैनियल सेल आ गया, उसके लिए विद्युत अपघटनी सेल तो क्या होता है बच्चों? बहुत आसान होता है। ऐसे सेलों का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, इस प्रकार के सेलों का उपयोग कहाँ किया जाता है, बात करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इस प्रकार के सेलों का उपयोग उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यानी बड़े बड़े उद्योग है, नमक बनाने के उद्योग है, काफ़ी सारे उद्योग होते हैं, उनमें क्या होता है कि इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब एक छोटी एक आधी बात और लिख देते हैं। क्लियर? कि कॉपर का शुद्धिकरण, कॉपर धातु के शुद्धिकरण में क्या होता है? काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है, में इसी विधि का उपयोग किया जाता है। कॉपर लिख देता हूं मैं, Cu। धातु के शुद्धिकरण में इसी सेल का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा करते हैं? विद्युत अपघटनी विधि। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आज के लिए अपने इतना ही करेंगे, ये टॉपिक अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है अपने पास फेराडे करेंगे, फिर फेराडे के नियम करेंगे, फेराडे के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, और नेक्स्ट क्लास अपनी काफ़ी बड़ी होने वाली है। क्लियर? कल अपने रेडी रहेंगे बढ़िया क्लास के लिए विद न्यूमेरिकल, ताकि आपकी प्रैक्टिस क्या हो, बढ़िया से बढ़िया हो जाए। क्लियर? तब तक के लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए जागृति ऑनलाइन क्लासेस की रेगुलर क्लासेस को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।